Hi everyone, I'm Urvashi and today we are going to discuss PYQs of genetics. Genetics में दो chapters हम लोग आज discuss करने वाले हैं, that is molecular basis of inheritance and principle of inheritance and variation. तो ये दोनों चैप्टर को करने वाले हैं, इनके PYQs देखने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ सॉल्व करना एंड माइंड दैट पेडिग्री एनालिसिस हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो में कर लिया जाएगा, ठीक है। एंड हियर आर mock test series is live. You can access that from Professor app और website. ठीक है, बुक्स वगैरह भी देख सकते हो आप। नाउ अ क्विक रिकैप कि हम लोग ने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। सो 12th पोर्शन में हम लोग ने रिप्रोडक्शन कर लिया है एंड बायोटेक्नोलॉजी कर लिया है एंड ऑल्सो वी हैव डन इकोलॉजी। तो ये तीन चीज़ें हो चुकी हैं, जेनेटिक्स हम आज कर लेंगे। नाउ starting with the first question, which amino acid will be charged on the tRNA with anticodon 5:3 की रीडिंग दी हुई है, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो मैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ही दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में इजी पड़े, ठीक है। तो ये क्या बना दिया मैंने, दिस इज tRNA, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम तक होता है, ठीक है। तो ये आपका tRNA होता है, यहाँ पे एंटीकोडॉन्स होते हैं, ठीक है। कोडॉन कहाँ पे होगा, mRNA के ऊपर होगा, ये कोडॉन है, ठीक है। ये कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन tRNA पे। तो पीछे आपका वो राइबोसोम रहता है ना, क्योंकि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, राइबोसोम्स आके अटैच होते हैं, mRNA को रीड करते हैं, उसके हिसाब से जो कोडॉन रहता है उसका लाइक आपको अमाइनो एसिड ला के देता है कौन, tRNA, ठीक है। एंटी कोडॉन आके ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ये बाइंड करते हैं और अमाइनो एसिड की पूरी चेन बनती रहती है, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, mRNA को रीड करके। तो ये सब चीज़ों की डेप्थ में अभी नहीं जा रहे, बट हाँ इतना समझो कि tRNA पे एंटीकोडॉन रहता है और mRNA पे जो आपका बना है दैट इज ये आपका रहेगा कोडॉन। तो यहाँ पे देखो कि mRNA आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में है एंड यहाँ पे आप देखोगे कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन ऐसे है और आपको दिया क्या है, ऐसे दिया हुआ है। तो ये याद रखना कि 3 प्राइम वाला जो चीज़ है आपको उसको रिवर्स करके, तो यहाँ पे आप रिवर्स करके लिखोगे, जी, जी नहीं स्टार्ट नहीं करना है, यू यू जी, ठीक है। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 प्राइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड 5 प्राइम की तरफ है, तो ये 3 हो गया एंड दिस इज 5। आई होप यू आर गेटिंग। तो ऐसे डायग्राम से याद रखोगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप मिस्टेक करोगे कि कहाँ पे रिवर्स करना है कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका यू यू जी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एंटीकोडॉन हो गया। इसी के कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपका कोडॉन, तो क्या हो जाएगा, ए सी, दिस विल बी अ कोडॉन एंड ए सी कोड्स फॉर विच अमाइनो एसिड, दैट इज एस्पेराजीन। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। Now, the second question, what will be the sequence of RNA synthesized using the following DNA template strand? देखो DNA का template strand है, अब थोड़ा सा ये समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, DNA की कॉपी बनाना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, DNA से RNA बनाना, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या होता है, RNA से फिर प्रोटीन बनाना। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है। तो ये चीज़ पूरी सेंट्रल डोगमा हो गई, ठीक है। हम लोग को अभी क्या देखना है कि आपको बोला है कि डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हुआ है और आपको आरएनए सिंथेसाइज करना है। तो यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम ये सब चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इस डायग्राम से याद रखो, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। एंटी सेंस आपका टेम्पलेट होता है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है आपका कोडिंग स्ट्रैंड और 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में होता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। स्टैंडर्ड वे ऑफ रीडिंग इज 3 प्राइम से यहाँ 5 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। mRNA जो बनता है 5 प्राइम से 3 प्राइम बनता है। तो आपको दिया हुआ है टेम्पलेट स्ट्रैंड क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, ये देखो ये दिया है 5 प्राइम से 3 प्राइम का, तो इसको स्टैंडर्ड वे में हम लोग करेंगे, दैट इज 3 प्राइम से हम लोग 5 प्राइम तक लेके जाएंगे। तो यहाँ से रिवर्स कर देना है, दैट इज सी सी जी जी ए टी सी टी जी। आई होप मैंने सब सही लिखा हो, ठीक है। तो नाउ दिस इज व्हाट, ये आपका टेम्पलेट स्टैंड है।
टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखो, mRNA बनाना है तो आपको क्या करना है, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड में कर दो, कोडिंग स्ट्रैंड बना दो। और mRNA या RNA और DNA में क्या चीज़ रहती है, डिफरेंस क्या रहता है कि थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। ये डिफरेंस आपको बस याद रखना है ना। अगर हम लोग इसका कोडिंग स्ट्रैंड बना रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से आप 5 प्राइम से चालू करोगे, दैट इज G G C A का T, दैट इज T का A G A C, ये हो गया। ठीक है, आई होप मैंने गलत नहीं लिखा है। ठीक है, फिर आप ये चीज़ याद रखो कि टी की जगह यू आएगा, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट है ना जहाँ पे थाइमिन आ रहा है, तो यहाँ पे यूरेसिल रहेगा क्योंकि हम लोग mRNA बनाने वाले हैं। तो RNA में आपको पता होना चाहिए कि थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है बस। तो कौन सा आंसर सही होगा, AGC, आई गेस सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ईजी है, ये चीज़ें याद रखो। तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, बट इस कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से आसानी से कर लोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, जो आरएनए सिंथेसाइज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए सिंथेसाइज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज कहाँ आता है, रेप्लिकेशन में आएगा क्योंकि वहाँ पे कॉपी बनानी होती है डीएनए की। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे आएगा, ट्रांसक्रिप्शन में आएगा क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाना होता है। कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में आप रीड करोगे, आरएनए भी 5 प्राइम से 3 प्राइम, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की स्टैंडर्ड डायरेक्शन है ये। ओके, now for which of the following disease does the causative agent require the splicing of their heterogeneous RNA to generate mature mRNA? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है इन माई प्रीवियस वीडियोज, तो हम लोग एक बार फिर कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो हम लोग बात कर रहे हैं हेट्रोजेनस आरएनए की। हेट्रोजेनस आरएनए होता क्या है, पहले ये समझो। हेट्रोजेनस आरएनए ना एक इमेच्योर एमआरएनए आप कह सकते हो। ठीक है, हेट्रोजेनस आरएनए एक इमेच्योर या नॉन फंक्शनल आरएनए है, एमआरएनए है, जो कि कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू जाता है, कुछ प्रोसेस होते हैं इसमें, और ये फिर बना लेता है फंक्शनल एमआरएनए। वो प्रोसेस क्या है, आओ ये देखो, देखो ये होता है आपका हेट्रोजेनस आरएनए। ये नॉन फंक्शनल है। क्यों नॉन फंक्शनल है, क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दो तरीके की चीज़ें होती हैं आपके हेट्रोजेनस आरएनए में, दैट इज एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन वो होते हैं जो कोडिंग रीजन हो गया, ये आपका कोडिंग रीजन है, एंड ये नॉन कोडिंग है। तो ये नॉन कोडिंग रीजन फालतू में इंटरफेयर करता है, तो इंट्रॉन्स को स्प्लाइस आउट कर दिया जाता है, इनको काट दिया जाता है। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी होती हैं, दैट इज एडिशन ऑफ 5 एंड पे कैप की एक एडिशन होती है, ये चीज़ आप रखो, याद रखो। ठीक है, एडिशन ऑफ कैप एट 5 एंड पे कैप लग जाएगी। एंड पॉली एडिनाइलेशन ऑफ 3 एंड, पॉली ए टेल लग जाएगी 3 एंड पे। ये दो चीज़ होंगी, और आपके जो इंट्रॉन्स हैं उनको स्प्लाइस आउट कर दिया जाएगा, उनको कट करके रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे कि जो आपका जो लास्ट में एमआरएनए जो मैच्योर आरएनए आपका बना, दैट इज स्प्लाइस्ड, एंड उसमें कैप भी लगी होगी और पॉली ए टेल भी होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया, इमेच्योर एमआरएनए को मैच्योर बना दिया हम लोग ने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज द कॉजेटिव एजेंट रिक्वायर द स्प्लाइसिंग। तो जिसमें हेट्रोजेनस आरएनए होगी उसी में स्प्लाइसिंग होगी। तो आप दो चीज़ ये समझो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो टाइप के सेल्स होते हैं। अच्छा, आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ाई कर लो फिर, अगर ये नहीं पता है तो। प्रोकैरियोट थोड़े प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिसमें आप समझ लो कि बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, एंड यूकैरियोट्स आर लाइक न्यू सेल्स वाले, जो थोड़े से अच्छे सेल्स होते हैं। अच्छे सेल्स का मतलब उनमें मेम्ब्रेन वगैरह, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया दैट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं बैक्टीरिया एंड एनिमल एंड प्लांट सेल। तो अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, हेट्रोजेनस आरएनए बनता है, मतलब एक इमेच्योर आरएनए बनेगा जिसमें इंट्रॉन्स वगैरह होंगे। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ऐसा होता ही नहीं है, हेट्रोजेनस आरएनए बनता ही नहीं है, कोई इंट्रॉन्स वगैरह होते ही नहीं है, तो डायरेक्ट एमआरएनए ही बनता है।
तो इस केस में आपको यही पूछा गया है कि किसके पास स्प्लाइसिंग की नीड होगी, तो जिसके पास हेट्रोजेनस आयरन ही होगा उसको ही स्लाइस करना होगा, उसको ही फंक्शनल बनाना होगा। तो अब ये देखो, ये कुछ डिजीज दिए हुए हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट्स मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। तो दीज आर द कॉजेटिव एजेंट्स। मलेरिया का प्लाज्मोडियम है विच इज़ एन यूकैरियोटिक प्रोटोजोअन, ठीक है। यूकैरियोटिक है तो आप समझ जाओ कि इसके पास हेट्रोजेनस आरएनए होगा, प्रोटोजोअन है। फिर पर्टेसिस, बॉडीटेला पर्टेसिस इसका कॉजेटिव एजेंट है एंड इट इज़ अ बैक्टीरिया, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये सब भी बैक्टीरिया हैं। टाइफाइड का सैल्मोनेला टाइफी तो बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का है, दिस इज ऑल्सो बैक्टीरिया। तो ये तीनों बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया में आपको हाइड्रोजनस आरएनए मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई स्लाइसिंग वगैरह की ज़रूरत है ही नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ए, मलेरिया। Now, fourth question. When the ribosome encounters a stop codon in the mRNA during translation, which one of the following binds to stop codon? Stop codon से कौन बाइंड करता है? तो देखो ट्रांसलेशन में हो क्या रहता है, एक लार्जर सब यूनिट होगी राइबोसोम की, एक स्मॉलर सब यूनिट होगी। आपका ये mRNA होगा, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही होती है, तो लास्ट में आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब कैसे पूरा प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट कैसे होता है कि स्टॉप कोडॉन आते हैं। स्टॉप कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, दैट इज UAA, UGA और UAG, ठीक है। ये mRNA के स्टॉप कोडॉन से, मतलब जब जब ये आएंगे mRNA पे, अगर ये 3 न्यूक्लियोटाइड वाला सीक्वेंस अगर आ गया तो पूरा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, टर्मिनेट होता कैसे है, क्योंकि देखो ये 3 जो स्टॉप कोडॉन है ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, तो कोई भी एंटी कोडॉन वाला tRNA आके बाइंड नहीं करेगा यहाँ पे। यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पे आके बाइंड करेगा रिलीज फैक्टर। देखो यहाँ पे वर्ड प्ले होता है कि ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जा रही है, तो हो सकता है आपको लगे कि टर्मिनेशन फैक्टर होगा, नहीं, रिलीज फैक्टर होता है। अच्छा देखो, रिलीज फैक्टर कैसे याद करना है ये मैं बताती हूँ। कि देखो अब जैसे रिलीज फैक्टर आएगा तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड वाली चेन बन रही होगी अमाइनो एसिड की, तो रिलीज हो जाएगा, सब चीज़ रिलीज हो जाएगा, mRNA अलग चला जाएगा, ये डिसलोकेट हो जाएंगे राइबोसोम्स, और जो अमाइनो एसिड का प्रोटीन बना वो भी कहीं और चला जाएगा, जो भी उसका काम होगा वो करेगा। तो सब चीज़ें रिलीज हो जा रही हैं, तो ऐसे याद रखो कि रिलीज फैक्टर इसका आंसर होगा, ठीक है। टर्मिनेशन हो रही है प्रोसेस की, बट देर इज नो टर्म एज टर्मिनेशन फैक्टर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, रिलीज फैक्टर। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, ओके दिस लुक्स लेंदी बट ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक एक्सपेरिमेंट है, अगर आपने पढ़ा हुआ है ये चीज़ तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा, और पढ़ के ही देखो, एंड नहीं पढ़े हो तो एक बार इन लोग का एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना, तो यू विल गेट इट वेरी नाइसली। टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अ साइंटिस्ट, ठीक है, हम लोग रीडिज़ाइन करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट को। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन हम लोग ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस दी हुई हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, सुनो। स्ट्रेन क्या होते हैं कि ये एक जेनेटिक वेरिएंट होते हैं, सेम स्पीशीज से उठाया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो उस स्पीशीज से उठाया है हमने। एस स्ट्रेन होगा और एक आर स्ट्रेन होगा, दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, एस स्ट्रेन आपका स्मूथ होता है अपीयरेंस में, ठीक है, उसका टेक्सचर स्मूथ होगा, ये रफ होगा। एस स्ट्रेन इज वायरोलेंट, इट विल कॉज डिजीज, वेर एज आर स्ट्रेन इज नॉन वायरोलेंट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, वायरोलेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कैप्सूल होती है, डिफेंस सिस्टम, सॉरी इम्यून सिस्टम से डिफेंड कर लेता है अपने आप को। वेर एज रफ स्ट्रेन के पास नहीं होती, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होती, तो बेचारा नहीं कर पाता है। इसलिए जो माइस होगा वो आपका रफ स्ट्रेन में जिंदा रह जाएगा, क्योंकि ये कोई डिजीज ही नहीं कॉज कर पाएगा। एंड जो माइस स्मूथ स्ट्रेन के केस में होंगे वो डेड हो जाएंगे, बिकॉज इट विल कॉज डिजीज। समझ में आया, इतना चीज़ समझ में आया तो आराम से कर लोगे, ठीक है ना। तो हम लोग को देखना है कि ट्रीटमेंट 1 है, उसमें कंडीशन क्या है, दैट इज एस्ट्रेन है, हीट किल्ड है, हीट किल्ड एस्ट्रेन है, इंजेक्टेड इन द माइस। तो बताओ क्या होगा, अगर एस्ट्रेन ही हीट किल्ड हो गया है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, उसको जिंदा रहना है, अगर उसको अपना असर दिखाना है तो डिजीज कॉज करना है तो उसको जिंदा रहना है, तो इट विल लिव। फिर एस्ट्रेन हीट किल्ड है और आर स्ट्रेन लिव है, मतलब लिविंग है, तो टुगेदर इंजेक्टेड इन द माइस। तो इसमें क्या होगा देखो,
अब आप कहोगे कि हो सकता है कि मर ही जाए क्योंकि एस्ट्रेन, सॉरी जिंदा ही रह जाए क्योंकि एस्ट्रेन तो हीट किल है। तो इस केस में क्या होता है कि जो आर स्ट्रेन होता है ना, यहाँ पे एस्ट्रेन का डीएनए पड़ा होता है, डीएनए पड़ा होता है एस्ट्रेन का। तो ये आर स्ट्रेन जो होता है वो जाके डीएनए उठाता है इसका और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, फिर ये बन जाता है वायरुलेंट। अब ये भी डिजीज कॉज कर सकता है। तो अब देखो, अब इस केस में माइस क्या करेगा, अब तो माइस डाई हो जाएगा बेचारा, क्योंकि अब ये भी डिजीज कॉज करने लगेगा ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन। समझे? तो यही चीज़ आपको देखनी है। आगे भी देख लो, न्यूक्लिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम एस्ट्रेन, हीट किल्ड है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए आरएनए हो गया, तो हीट किल्ड है। और आर स्ट्रेन जिंदा है, इंक्यूबेटेड विथ आरएनएस, आरएनएस एज मतलब एंजाइम्स। तो आरएनएस जैसे कुछ भी पहले लिख दिया, डीएनएस आरएनएस, मतलब आरएनएस का मतलब आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, डीएनए का मतलब डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। तो अगर यहाँ से आरएनएस हटा देता है, मान लो आर स्ट्रेन का भी आरएनए खत्म कर दिया, एस स्ट्रेन का भी आरएनए खत्म कर दिया, फिर भी तो वही चीज़ है, डीएनए तो अभी भी इंटैक्ट है आपका। तो एस स्ट्रेन का डीएनए जो डेड है वो इंटैक्ट है, वो फिर से आर स्ट्रेन उठाएगा उसको और फिर ट्रांसफॉर्म कर लेगा अपने आप को, जिसकी वजह से माइस जो है आपका मर जाएगा वापस। देन न्यूक्लिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम एस स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन, ठीक है, इंक्यूबेटेड विद डीएनए। अब देखो ये बात है, डीएनए है तो दोनों के डीएनए ही खत्म, और अब आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म तो कर नहीं पाएगा, इसके पास खुद ही का डीएनए नहीं है, तो क्या ही करेगा, तो इट विल लिव, माइस विल लिव, बच गया। फिर एस स्ट्रेन लिव है और इंजेक्टेड इनटू माइस, जिंदा जिंदा अगर डाल दोगे तो मर ही जाएगा ना बेचारा, क्योंकि इट इज़ डिजीज कॉजिंग। ठीक है, फिर आर स्ट्रेन आपका लिव। तो अब करेक्ट ऑप्शन देख लो यार, लिव, डाई, लिव, डाई, डाई, लिव। ओह वाह, मैंने पहली बार में सही कर लिया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, दिस विल बी द एक्सपेरिमेंट। आप यहाँ से देख सकते हो, माइस विल डाई और लिव। ठीक है, नाउ सिक्स क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोमिक्स डीएनए सीक्वेंस। बस ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तुम सब लोग इसको देख के जाना, नहीं बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, द 5' से 3', 5' से 3' पढ़ो, चाहे 5' से 3' पढ़ो, इधर से दोनों में सेम सेम आएगा। तो आओ पढ़ के देखते हैं। GAA, ठीक है, GAC, अरे नहीं गलत, GAC और CTG, तो पूरा ही गलत है, उल्टा उल्टा। फिर GAC, ये भी गलत। फिर GAA, हाँ, दिस इज द राइट, TTC एंड TTC। ठीक, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपका कौन सा है, ये वाला है, चाहे जिधर से भी पढ़ो आपको सेम चीज़ मिलेगी। Which of the following process is not involved in functionalization of mRNA from heterogeneous RNA in eukaryotes? तो नॉट इन्वॉल्व पूछा है। तो अच्छा आप बता दो, अभी तो मैंने बताया, अभी पढ़ाया हम लोग ने, हेट्रोजेनस आरएनए को मेच्योर एमआरएनए बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। पहले तो कैपिंग होती है 5 एंड पे, फिर उसके बाद पॉली ए चेन लगती है जिसको आप पॉली एडेनाइलेशन कहते हो, फिर स्प्लाइसिंग होती है, किसकी, इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तो होती है, क्या नहीं होता, ये बचा ऑप्शन यही है। तो अमाइनो एसाइलेशन इज ऑल्सो नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब समझो कि अमाइनो एसिड लगना टीआरएनए पे आके, दैट इज नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, नाउ एट क्वेश्चन, एन इकोलाई हुज डीएनए इज फुल्ली लेबल्ड बाय N15। देखो आइसोटोप्स हैं इसमें, N15 आइसोटोप आपको दिखेगा और N14, N15 एंड N14। आओ पहले इसका भी मैं बता देती हूँ। हाँ देखो, N15 आइसोटोप नाइट्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, ये हैवी होता है, क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, ऑब्वियसली तो ये हैवी है, ये लाइट है। ठीक है, तो हैवी लाइट होने से फ़ायदा क्या है हमारा, जब हम लोग इसको सीजियम क्लोराइड के साथ सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप कि जो हैवी वाला होता है वो नीचे रहेगा, N15 वाला, एंड जो लाइट होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो इस केस में आप देखोगे स्टार्टिंग में N15 वाले मीडियम में ग्रो कराया गया, तो एब्जॉर्व कर लेता है डीएनए, इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, डीएनए ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो अब डीएनए में आपके N15 वाला आइसोटोप है। फिर हम लोग ने N14 में इसको ग्रो कराने लगे,
अब N14 मीडियम है आपका, तो क्या होता है N15 में जो ये N15 वाला है तो ये भी N15 स्ट्रैंड हो गया, ये भी N15 स्ट्रैंड होता है। और एक एक्सपेरिमेंट है मिसेल्सन एंड स्टेहिल का, दैट जो रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, इट इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि प्लांट, सॉरी प्लांट कह रही हूँ मैं, पेरेंट के दोनों स्ट्रैंड कंजर्व रहेंगे बट आधे आधे कंजर्व रहेंगे। कैसे कि ये स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, दैट इज एक ये मिलेगा, एक ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होंगे। और इसमें बता दो कि कौन सा आइसोटोप एब्जॉर्ब होगा, दैट इज N14। ठीक है, इसमें N14 होगा, और जो रेड वाला मैंने बनाया है दैट इज N15 वाला। ठीक है, तो ये हम लोग किस लिए N14 हो, क्योंकि हम लोग ने N14 वाले मीडियम में अब ग्रो कर रहे हैं, तो जो भी नया स्ट्रैंड बनेगा इट विल बी N14 स्ट्रैंड। तो ऐसे ही करके पूरा एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तो आप प्लीज़ जाके वापस दोबारा पढ़ लो उसको। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो हम लोग के पास ई कोलाई का डीएनए विच इज़ फुली लेबल्ड एज N15। ठीक है, हम लोग के पास ये वाला डीएनए है। अब जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग ने नहीं, जो स्टेहल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हम लोग को पता चला था कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में डिवाइड करता है। तो मतलब कि एक पार्ट जो है पेरेंट का एक ऑफस्प्रिंग में जाएगा, एक पार्ट, एक स्ट्रैंड आपका एक ऑफस्प्रिंग में जाएगा। तो ऐसे करके डिवाइड हुआ। अब हम लोग इसको किस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, दैट इज N14 वाला मीडियम। ठीक है, N14 जो आइसोटोप है नाइट्रोजन का, हम उसमें ग्रो कर रहे हैं, तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स होंगे वो N14 वाले होंगे। तो क्या ये हाइब्रिड नहीं बन गया, और ये 100% हाइब्रिड ही नहीं देखने को मिल रहा है हम लोग को सेकेंड जनरेशन में। अब ऐसे ही मैं कहूँ कि ये वाला स्ट्रैंड इधर आ जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड इधर, एंड सिमिलरली ये पेरेंटल स्ट्रैंड एक ये हो जाएगा, एक पेरेंटल स्ट्रैंड ये। अब बताओ, फिर हम लोग N14 वाली ही उसमें ग्रो कर रहे हैं, तो ये फिर वापस नया बनेगा N14 वाला स्ट्रैंड। अब देखो जो परसेंटेज है हाइब्रिड का, इट इज डिक्रीज बाय हाफ। ठीक है, आप नेक्स्ट जनरेशन भी बना के देखोगे तो वैसे ही होगा। और इसको देखते कैसे हैं, देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं सीजियम क्लोराइड लेके, तो यहाँ पे देखोगे अब 100% हाइब्रिड दिखा, हाइब्रिड, सॉरी 100% पहले तो N15 हम लोग ने लिया था, सॉरी सॉरी, फिर उसके बाद 100% यहाँ पे बीच में मिला हाइब्रिड, ना इधर ना उधर। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि 50-50% हुआ, फिर आप देखोगे कि 75-25%। तो द परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड इज डिक्रीज्ड बाय हाफ। इससे हम लोग ने ये पता कर लिया। तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अब देखो आपको मैं दिखाती हूँ। हम्म, तो हम लोग को दिया हुआ है कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है हम लोग ने 80 मिनट्स में किया। ठीक है, 80 मिनट्स तक ये एक्सपेरिमेंट चला है। उसमें भी आपको ये पता, मतलब ये दिया ही हुआ है, और नहीं भी दिया रहता तो ई कोलाई का डिवीजन टाइम होता है 20 मिनट्स। तो 80 मिनट्स में, 20 मिनट्स में अगर वो डिवाइड कर रहा है तो आपकी 4 जनरेशन आपको मिलने वाली है, 4 जनरेशन आपको मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से अगर हम चलें, द परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड का परसेंटेज अगर हम निकालें, तो हाइब्रिड तो आप देख रहे हो कि हाफ से डिक्रीज हो रहा है। तो है कितनी जनरेशन, 4 है, तो एक हाफ ये हो गया, और 3 और जनरेशन होंगी इसके बाद। तो रिजल्ट आएगा 1/8। ठीक है, 1/8 आया। इसको अगर परसेंटेज में हम लोग करें तो 12.5% समथिंग आएगा। अब 12.5% को हम लोग 100 से अगर माइनस कर दें फॉर दी परसेंटेज ऑफ लाइट, बाकी तो आपको लाइट ही मिल रहे हैं ना, आप देखोगे बाकी आपको लाइट नाइट्रोजन वाले ऑफ स्प्रिंग्स मिल रहे हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 87.5 समथिंग आएगा। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे कितनी भी जनरेशन दी रहे। ठीक है, कितनी भी देर तक इसको चलाओ एक्सपेरिमेंट को, और आप बस जनरेशन निकाल लो। ये याद रखो कि जो परसेंटेज है हाइब्रिड का वो हाफ से डिक्रीज होते जा रहा है, तो वैसे डिक्रीज करते रहना, और ये तो आप ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा, तो इससे इसको माइनस कर देना। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ हाउ मेनी हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू रैप रफली 60,000 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। ये जहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं बायो में मुझे अच्छा नहीं लगता, पर आप पीसीएम स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, यहाँ तो कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आपको दिया हुआ है, तो ये याद रखो कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स होते हैं जो कि इंटैक्ट होते हैं बाय 8 हिस्टोन प्रोटीन।
8 हिस्टोन प्रोटीन एक न्यूक्लियोसोम को इंटैक्ट रखते हैं। तो आपको बताना है 60,000 बेस पेयर के लिए कितने हिस्टोन प्रोटीन लगेंगे। तो पहली बात तो हम लोग निकाल लेते हैं, दैट इज 60,000 दिया हुआ है, तो अगर हम इसे 200 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितने न्यूक्लियोसोम हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोसोम कितने मिलेंगे, इसको इससे कर दो तो यू विल गेट अराउंड 300 न्यूक्लियोसोम। 300 न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, ये याद रखो, 300 न्यूक्लियोसोम है। तो अब हमको इसके लिए हिस्टोन प्रोटीन करना है, तो एक के लिए 8 लगते हैं, तो 300 के लिए कितने लगेंगे, 300 इंटू 8, सो इट विल कम अराउंड 2400। और 2400 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 10 to the power 3। तो करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन रहेगा ना, तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। Now, 10th, honeybee males are haploid and females are diploid. Which one of the following statement is incorrect about honeybees? तो honeybees का हम लोग थोड़ा सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं पढ़ा देती हूँ, रुको। हाँ, तो ये देखो, हनी बी में जो उनकी क्रोमोसोम नंबर होते हैं उस पे ही डिपेंड करता है कि वेदर इट्स अ फीमेल और इट्स अ मेल। तो 32 क्रोमोसोम्स अगर किसी के पास हैं हनी बी में तो वो फीमेल है, और अगर सिर्फ 16 क्रोमोसोम ही है तो वो मेल है। ठीक है, तो ये आते कैसे हैं, मतलब 32 कैसे रह जाता है या 16 कैसे हो जाता है, तो ये देखते हैं। देखो, ये डायग्राम पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे साइड में समझते हैं कि मेल होता है, ठीक है, ये हैप्लॉइड है, एन होगा इसके पास, फीमेल है, इट विल बी डिप्लॉइड, 2n होगा। मेल एक स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, दैट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पर्म ही प्रोड्यूस करेगा, ये हैप्लॉइड स्पर्म, ओके। एंड जो फीमेल होगी इट विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड एग। तो अगर ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो दे विल फॉर्म 2n, और 2n किसके लिए यूज होता है, दैट इज फीमेल, 32 क्रोमोसोम वाले। तो ये फीमेल या तो क्वीन बनेगी या तो वर्कर बनेगी, डजेंट मैटर। तो फीमेल बनती है 2n से। और क्या होता है, जो हैप्लॉइड एग, अगर कुछ बचे हैप्लॉइड जो अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो ऐसे ही डेवलप हो जाते हैं इनटू मेल्स। तो ऐसे ही कुछ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इनका। नाउ क्वेश्चन, हनी बी मेल्स आर हैप्लॉइड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट दी हनी बीज। ठीक है, हनी बी मेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स। हाँ, ये तो मैंने अभी तुरंत बताया, सही है। अ हनी बी मेल डज नॉट हैव अ फादर बट हैज़ अ ग्रैंड फादर। तो हनी बी मेल के पास फादर नहीं होता बट इट हैज़ ग्रैंड फादर। तो ये देखो, हनी बी मेल के पास कोई फादर नहीं है बट इट हैज़ अ ग्रैंड फादर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। हनी बी मेल्स कैन नॉट हैव डॉटर्स बट कैन हैव सन्स। तो हनी बी मेल्स जो है दे कैन नॉट हैव डॉटर्स बट कैन हैव सन्स, इज दैट राइट? बल्कि इसका अपोजिट है, हनी बी मेल्स कैन नॉट हैव सन्स, इनके सन्स नहीं हो सकते बट कैन हैव डॉटर्स। इनकी देखो डॉटर हो सकती है बट सन तो फीमेल के ही अनफर्टिलाइज्ड एग बनते हैं ना, तो सन नहीं हो सकती बट दे कैन हैव डॉटर्स। तो ये ऑप्शन ही आपका सही हो जाता है क्योंकि हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो हनी बी मेल्स फ्रॉम गैमीट्स बाय माइटोसिस एंड फीमेल्स गैमीट्स बाय मियोसिस। हाँ देखो, प्लॉइडी लेवल क्या है, अगर हाफ करना है तो मियोसिस करोगे एंड नहीं करना तो माइटोसिस कर लोगे। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Now, with the 11th question, in an island with 10,000 individuals, 4 have sickle cell anemia, a recessive autosomal disease. Assuming that the locus is in Hardy-Weinberg equilibrium, how many individuals in the island are expected to be heterozygous for the disease allele? ठीक है, हेटेरोजाइगस हम लोग को निकालना है। पहली बात तो तुमको प्रिंसिपल आना चाहिए, जो इक्वेशन है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए और उसका इक्वेशन भी पता होना चाहिए। तो फॉर द इक्वेशन आपको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इक्वेशन इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है, ठीक है। इसमें देखो पी स्क्वायर होगा, ये होगा होमोजाइगस अलील की फ्रिक्वेंसी, डोमिनेंट अलील की फ्रिक्वेंसी। सपोज कोई एक अलील है
जो होमोजाइगस है सेम है और डोमिनेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर डिनोट कर रहा है। हेट्रोजाइगस की 2pq करेगा एंड q स्क्वायर वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस अलील। ठीक है, q को लेके चलोगे तो q बताएगा कि रिसेसिव अलील कितना है उस पूरी पॉपुलेशन में, p बताएगा कि डोमिनेंट अलील कितना है उस पूरी पॉपुलेशन में। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, अगर नहीं आ रहा है अभी समझ में तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो नाउ द क्वेश्चन सेज दैट कि 10,000 इंडिविजुअल्स हैं, 4 हैव सिकल सेल एनीमिया और रेसेसिव। ठीक है, रेसेसिव है तो हम लोग यही लेके चलेंगे क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है आउट ऑफ 10,000 पीपल। 10,000 लिखा ना, हाँ। तो अब इसको क्यू स्क्वायर अभी है ये, तो अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो 0.0004 ऐसा ही आएगा ना, हाँ। तो फिर क्यू अगर निकालना हो तो इसको स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा एंड दिस विल बी लाइक दिस, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0.02 आएगा। ठीक है, क्यू हो गया। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है, दैट इज p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग p निकाल सकते हैं, दैट इज 1 माइनस क्यू 0.02। तो दिस विल कम आउट टू बी 0.98। ठीक है, ये p की वैल्यू हो गई। अच्छा, हम लोग p और q क्यों निकाल रहे हैं, दैट इज यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस की बात की गई है। हेट्रोजाइगस क्या रिजेंबल करता है इक्वेशन में, 2pq रिजेंबल करता है। तो इसको निकालने के लिए हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप ये समझते रहो कि आप क्यों क्या कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम लोग को 2pq निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज 2pq इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 0.02 एंड 0.98। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी, सॉल्व करके देखो, 0.0392 ऐसा कुछ आया। अब आंसर तुम कहोगे कि ये क्या आ गया, अभी तो आंसर आ जाना चाहिए था, बट दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, नंबर निकालने के लिए आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 0.0392, यहाँ पे मुझे हाउ मेनी इंडिविजुअल्स पूछा है ना, अगर परसेंटेज पूछता तो उस हिसाब से करते, एंड यहाँ पे नंबर पूछा है तो वी विल गो विथ 10,000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल कम आउट टू बी 9392। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। 13th question, in a cross between individuals of the genotype this and this, what will be the expected number of progenies with the genotype this in a population of 400 individual assuming independent assortment। देखो मल्टीपल जीन के केसेस में आप हमेशा ये करना कि सिंगल जीन को लेके चलना, उसका लाइक ऑफस्प्रिंग बनाना, फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना। तो इस केस में हम लोग को चाहिए ऑफस्प्रिंग, दैट इज स्मॉल p कैपिटल P R N S। तो हम लोग पहले फर्स्ट जीन को लेते हैं, उसका क्रॉस करा देते हैं, तो पी पी एंड स्मॉल पी, तो इनका क्रॉस कराओगे तो पुनेट स्क्वायर डायरेक्ट में बना दे रही हूँ। यहाँ पे आपका कैपिटल पी मान लो या स्मॉल पी लेके चलो, एंड यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी, तो कैपिटल पी स्मॉल पी रहेगा, स्मॉल पी एंड स्मॉल पी विल बी, तो 50% है, तो मतलब यहाँ से प्रोबेबिलिटी आपकी हाफ है, इस जनरेशन में स्मॉल पी बनने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। नाउ विथ हम लोग लेते हैं क्यू, कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यूज है, ठीक है, रेसेसिव, डोमिनेंट और रेसेसिव, इसका पुनेट स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पे मान लो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हो जाएगा, तो सब कैपिटल स्मॉल बनेंगे, तो सिर्फ कैपिटल बनने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ज़ीरो है। तो किसी की भी अगर प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आ जाती है तो उस केस में आप समझ जाओ कि आंसर आपका ज़ीरो है। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इन जीन X results in breathing difficulty, hypertension as well as partial sterility. Which among the following phenomena best explains the observed phenotypes? तो ये this is a clear example of pleiotropy,
क्योंकि प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक सिंगल जीन होता है, वो मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, एक सिंगल जीन। दैट्स वाई एक सिंगल जीन के में म्यूटेशन आने से आपके कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो गया पार्शियल डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मैं कहूँ वो जो नहीं होता रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर या फिर पिंक फ्लावर बन जा रहे हैं, तो वो है यहाँ पे। और लिंकेज तो दो जीन अगर साथ में है एक क्रोमोसोम पे तो वो साथ में इनहेरिट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ तो दिया नहीं है इसमें। सो द करेक्ट आंसर इज प्लियोट्रॉफी। Question 15. In a given species of flowering plant, the color of the seed is exclusively determined by the color of its seed coat. Seed coat color in this species is governed by nuclear gene with two gene alleles. Sorry, the white W allele is dominant over brown small w allele. If a plant with brown seeds is crossed as a female with a pollen from a white seed plant, what will be the seed color and genotype of the embryo? Seed color निकालना है और genotype of the embryo निकालना है of the resultant seeds obtained from the cross, from this cross. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेल है, फीमेल है, फीमेल ब्राउन है और रिसेसिव है, एंड दिस इज डोमिनेंट, वाइट कलर शो करेगा, वाइट डोमिनेंट है और होमोजाइगस एलील है, ठीक है। तो इनका क्रॉस करा दिया, तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन मतलब सारी जो प्रोजेनी आएंगी ऐसी ही होंगी, ठीक है। अब ये तो ठीक है, इतना आ गया। अब ये बताओ क्या सीड कलर वाइट रहेगा? तो आपके हिसाब से वाइट सीड विथ दिस विल बी द आंसर, बट नहीं, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखो कि द कलर ऑफ द सीड इज एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंड बाय द कलर ऑफ इट्स सीड कोट एंड द सीड कोट इज डेवलप्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। इंटेग्यूमेंट से सीड कोड डेवलप होता है, मतलब इंटेग्यूमेंट डेवलप होते हैं तो वो सीड कोड बना लेते हैं, तो इट इज़ पर्टिकुलरली मेटर्नल टिश्यू। तो डजेंट मैटर कौन डोमिनेंट है, मेटर्नल टिश्यू ही यूज़ हो रहा है, कोई क्रॉस वगैरह नहीं होता उसमें। तो इसलिए जो आपका सीड का कलर होगा, सीड कोट का कलर होगा वो ब्राउन होगा, और सीड कोट का कलर ब्राउन है तो सीड का कलर भी ब्राउन है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ दिस हाइपोथेटिकल प्लांट स्पीशीज, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। सेम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे लग रहा है, तो आराम से कर लोगे, करके मुझे कमेंट्स में बताना। नाउ 17th question. Haplodiploid insects have diploid females from fertilized eggs but haploid males from unfertilized ones. Okay, we talked about it. Such a haploid male with red eyes is crossed with a female with white-eyed female, assuming that the red eye color mutation is dominant. Okay, red eye is dominant. ये हम लोग को पता चल गया over white eye color. Which one of the following statement is true? हाफ ऑफ द फीमेल्स विल हैव रेड का, मतलब किसका क्या कलर रहेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा देखो इसमें कि आपका जो मेल है वो रेड आई कलर रखा है विच इज डोमिनेंट, एंड जो फीमेल है दैट इज डिप्लॉयड, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग से बनती है, तो इसके पास क्या है, वाइट कलर है। तो सीधा सीधा देखो, अगर यहाँ से देखोगे तो इनका जो गैमीट बनेगा, इसका एक गैमीट बनेगा, इसका एक गैमीट बनेगा, दोनों फ्यूज करेंगे और क्या बनेगा, फीमेल जो होंगी वो रेड आई बनेंगी, क्योंकि रेड डोमिनेंट है यहाँ पे। जीनोटाइप उनका ये रहेगा, बट जो डोमिनेंट अलील था दैट इज रेड वाला, रेड आंख के लिए, तो उस हिसाब से जो भी फीमेल्स बनेंगी वो रेड आइट बनेंगी। और यहाँ पे जो अनफर्टिलाइज्ड बच जाता है एग, वो ही डेवलप करता है इन मेल्स। तो इस केस में जो भी मेल्स होंगे उनमें सिर्फ मेटर्नल अलील आएगा, तो उस केस में इन लोग के पास सिर्फ वाइट कलर रहेगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ द फीमेल्स विल हैव रेड एंड हाफ ऑफ द मेल्स हैव, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाफ हो ही नहीं सकता यहाँ पे, आधे तो इधर ही हो जा रहे हैं कि क्रॉस में आधे नहीं हो रहे हैं। इट इज़ लाइक फुल जो मेल होंगे उनके पास ये होगा, और फुल जो फीमेल्स होंगे उनके पास वो कलर होगा। तो ऑल फीमेल्स विल हैव वाइट आइज एंड ऑल मेल्स विल हैव रेड आइज,
ऐसा नहीं है ना, फीमेल्स के पास रेड है, तो ऑल विल हैव रेड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Question 18. Which one of the following pairs of genotype and phenotype ratios will be obtained in F2 generation, filial generation 2 for Snapdragon? Snapdragon. Oh, मैंने जो लाल फूल सफ़ेद फूल की बात की थी. Plants exhibiting incomplete dominance for red and white flower color traits. तो Snapdragon में आपको पता होना चाहिए कि incomplete dominance होती है, मतलब कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं हो पाता है. तो इसमें हम लोग देखते हैं, सीधे सीधे इसका वही बना लो, दैट इज एक होमोजाइगस ये ले लेते हैं, ट्रू ब्रीडिंग ले लेते हैं, एंड इनका हम लोग अगर गेमीट वगैरह बना लो तो दिस विल कम आउट टू बी द फर्स्ट फीलियल जनरेशन. सॉरी, तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन का अगर हम क्रॉस करा देते हैं, या सेल्फिंग भी करा सकते हो, तो क्रॉस कराते हैं हम लोग फर्स्ट फीलियल जनरेशन के लिए, तो हम लोग को सेकेंड फीलियल जनरेशन मिल जाएगी. पुनेट स्क्वायर फटाक से बना दो, दैट इज यहाँ पे आर होगा या स्मॉल आर यहाँ से, तो क्या बनेगा, आर आर ये, एंड दिस विल बी दिस एंड दिस. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस है. ठीक है, और कौन सा कलर होगा, दिस वुड बी रेड कलर. ये कौन सा कलर होगा, पिंक कलर होगा, इट इज हेट्रोजाइगस, एंड पिंक कलर हेट्रोजाइगस, दिस विल बी वाइट कलर, एंड इट इज ऑल्सो होमोजाइगस रेसेसिव. तो इसमें फिनोटाइप की अगर हम बात करें, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस, बाहर के अपीयरेंस क्या आई. तो बाहर के अपीयरेंस में तो एक लाल है, दो पिंक है, एंड एक वाइट है, तो द रेशियो इज 1:2:1. इफ वी टॉक अबाउट द जीनोटाइप, जीनोटाइप की बात करें तो भी हम लोग को वही दिख रहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, then heterozygous, and then homozygous recessive. In case of this also, the ratio is 1:2:1. So यहाँ पे आपको दोनों रेशियो वही आता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया. Okay, so thank you everyone for sticking to the end. If you have any doubts, you can ask in the comment section or join our Telegram channel. Thank you.